जब मैं पढ़ता था एमकॉम बीकॉम में, उस समय का उत्तर प्रदेश ऐसा था जैन साहब कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पेशकार नख से शिख तक भ्रष्ट थे वो। ठीक, नया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आया, इनके आलोक की उम्र का समझ लीजिए, उसने कहा भाई मैं आऊंगा तुम्हारे यहां का चाय पे। तो बगल के गरीब ब्राह्मण के यहां उन्होंने अपना कीमती सामान रखवाया, गरीब ब्राह्मण का विपन्न सामान अपने घर लगवाया। क्या बोले वो बड़ा तेज है, वो सब निगाह से भांप लेंगे और सबसे पहले इसी पे नाप देंगे हमको। ये भय था, ये लोकलाज था। आज इंस्पेक्टर भी डीजीपी को बुलाएगा तो हॉलैंड का गिलास हटाएगा नहीं और सामने रख देगा आंखों के ठीक, कि डीजीपी भी सोचेगा देख क्या चेला पाला है, वाह क्या। और हीरे की अंगूठी 3 बार ऐसे घुमाएगा अगर निगाह ना जाए, क्या, ताकि पता लगे कि भैया हैं। जैन साहब ये अंतर आ गया भारत में, जो वो कह रहे थे ना ओपी सिंह, उस पर मुझे याद आ गया। मेरी पीड़ा ये है, भ्रष्टाचार नहीं था कभी, ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन लोकलाज था। हरकिशोर तिवारी जब नौकरी कर रहे होंगे या आप जब सर्विस में हो रहे होंगे तो बड़े बड़े भ्रष्टों को मैंने, वो अपनी ऑफिस जाने के लिए एक कपड़ा फटा पुराना गुंजला पुजला अलग रखते थे, क्या, बाकी दिन भर मौज लेते थे, लेकिन जब दफ्तर जाते थे तो गई गुजरी हालत में जाते थे। अब तो ये नहीं है। जिनके बच्चे महंगी गाड़ियों पे चलते थे, मैंने उनको स्कूटर पे जाते देखा विभाग में। बोले भाई साहब गाड़ी से थोड़ी जाएंगे समय। अब वो शर्म खत्म हो गई। जीएम की बगल में जूनियर इंजीनियर मर्सिडीज लगा रहा है, क्या, जीएम उसको भी नमस्ते कर रहा, करा गुरु हमको भी कभी बताओ कोई ऐसे खेल, तुम्हारी प्रतिभा से मैं प्रसन्न हुआ। जैन साहब क्या ये सच नहीं है कि केंद्रीय सेवाओं के अधिकारी आपके विभाग के पुराने खांटी दरोगाओं से शिष्यवत शिक्षा ग्रहण करते हैं? क्या सच नहीं है? क्या आके जिले में आके पूछते नहीं यहां क्या चलता है, पहले वाले क्या करते थे, कौन कौन है जो दिवाली पे आते हैं, जरा बताओ। क्या ये नहीं पूछा जाता? पूछा जाता है। तो सौनक ऋषि की भांति या व्यास जी की भांति ओपी सिंह जी वो दरोगा कप्तान को ज्ञान बोध देता है, क्या, कि हे वत्स तुमने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर सुनो। क्या सच नहीं है? ये आदेश क्या करेंगे? मैं योगी जी की पीड़ा समझता हूं, हमारी उनकी छटपटाहट एक है, लेकिन न मैं कुछ कर सकता हूं और बहुत अदब से कहूंगा बहुत कुछ मुख्यमंत्री भी नहीं कर सकते। टूल कौन है? टूल तो वही लोग हैं जो उसमें लिप्त हैं। जिसको निरीक्षण करने की जिम्मेदारी सौंपोगे वो 2 फार्म हाउस और बनवा लेगा, तब क्या करेगा? योगी जी क्या करें? ये प्रश्न है। और एक बात ओपी सिंह जी ने कही थी कि देश के नौजवानों ने कहा 10 में से 9 ने भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। उनकी बात अच्छी है, सैद्धांतिक तौर पर होना भी चाहिए, सब अच्छा है। लेकिन अभी जो झारखंड में बच्ची पकड़ी गई आईएएस जैन साहब, वो बच्ची ही है ना हम लोगों के लिए। 100 करोड़ से ज्यादा की नगद रिश्वत, नगद कैश। उनको किस बात की जल्दी है? मैं सबसे ज्यादा दुखी इस बात से हूं जब मैं देखता हूं कोई आईएएस कोई आईपीएस 30-35 साल की उम्र में 100, 200, 500 करोड़ के खेल में अंदर हो रहा है। ओपी सिंह जी की बात पर कैसे भरोसा कर लूं मैं?
इसका मतलब बोला कुछ गया और किया कुछ जा रहा है। जिनकी नौकरी के पहले पहले भ्रष्टाचार का ये भी एक उसमें था, जब हरकिशोर जी जवान हो रहे होंगे उस दौर में, कि भाई अभी अभी तो नौकरी पड़ी है, आखिरी के 2-4 साल में काट लेना माल। अब तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग से आदमी पूछता है खेल किधर है, बताओ। बिना नहर साफ कराए नहर साफ कराने का एस्टिमेट कैसे बनेगा, ये बताओ। तिवारी जी, होता है ना सिंचाई में? नहीं, सब जगह यही है। हमारे एक पहले परिचित से फंस गए थे वो इसी में। क्या? हाँ, बिल्कुल। उसकी खुदाई नहीं करे। और जैसा मैं तो एक बार मुख्यमंत्री जी से भी यही कहा था, और इनसे ने अखिलेश जी से भी यही कहा, बाकी जितने मिले कल्याण सिंह जी सबसे यही, मैं तो इसी बात बोलता हूं। आखिरी बात छोड़ के जाता हूं, ओपी सिंह जी इस पर जरूर सोचेगा, बाकी सब में तो चलो कुछ दिमाग भी लगाना पड़ेगा। बरसात से पहले कई हजार करोड़ रुपया जारी होता है लखनऊ से, ओपी सिंह जी, गाद हटाने के लिए, ताकि कहीं वाटर लॉगिंग नहीं हो। क्या? इसी को चेक कर लो, रुपया कहां गया जाता है। जब नाली में भी नहीं छोड़ा तो किसमें छोड़ेंगे? गलत कहें तो मुकदमा कर दो भैया। बहुत तत्पर होंगे लोग तो वो निकाल के वहीं रख देंगे ऊपर। ओपी सिंह जी, अगर शाम को पानी बरसा वो वापस चला गया। क्या? और बजट पास हो गया, बोले भाई 100 करोड़ रुपया में, 1200 करोड़ रुपया में, 1000 करोड़ रुपया में जिले भर का सब नाला नाली साफ हो गए, और पहली बरसात में जिला बन जाता है तरणताल। क्या कभी हमने ये सोचने की कोशिश की? मैंने एक बार कहा था एक प्रदेश चलाने वाले सज्जन से, पुरानी बात है, मैंने कहा था आप चीजों को उलझाइए नहीं, अगर करना चाहते हैं तो फिर मैं आपको भी एक बात बता के जाता हूं। मैंने बरसात में जहां जहां वाटर लॉगिंग हो जाए, वहां के नगर पालिका के, स्थानीय व्यवस्थाओं के, कलेक्टर और जितने भी विभाग उससे जुड़ते हैं, उन सबके अधिकारियों को दंडित कर दीजिए। नहीं हुआ। और यही नहीं जैन साहब, मुंबई हर बरसात में डूबती है। मुंबई के एक अधिकारी रहे, अब तो रिटायर हो गए, उनसे मैंने कहा कि हर बरसात में डूब रही, हर बरसात में ऐसा आप लोगों को स्थायी कुछ नहीं करते। बोले यार कैसी गलत सलाह दे रहे हो, मैं स्थायी कुछ कर देता तो अपने आने वाले जो लोग हैं वो ड्राई उसमें नहीं मर जाते, सूखे में। बोले आने वाली नस्लें भी तरल में रहे, ये भी तो देखना है। मसला ये है, एक तिवारी जी के विभाग के एक सज्जन ने मुझसे कहा, सच झूठ मैं नहीं जानता, मजाक भी हो सकता है और गंभीर भी हो सकता है। जैन साहब, मैंने कहा कि अगर दुनिया में ऐसी सड़कें भी बनती हैं कई देशों में जो 25-25 साल चलती हैं, हरकिशोर जी आज आपको बता रहा हूं, तो उनने मुझसे कहा, बड़े अधिकारी रहे उत्तर प्रदेश के, अब तो रिटायर हो गए, उन्होंने कहा कि भाई साहब अगर ऐसी सलाह दे देता मैं अपने टेन्योर में तो मेरी सुपारी दे दी जाती, 24 घंटा सरवाइव करना मुश्किल हो जाता। कि ऐसी सड़क बनाना चाहता है, इतना जघन्य पाप जो 25 साल चले, यानी जो आज ज्वाइन कर रहा है वो रिटायर हो जाए, मरम्मत तक का पुण्य कार्य ना मिले उसको। तिवारी जी, जी गलत तो नहीं कहा ना उन्होंने? अरे ठीक कहा। बोले मेरी प्राण रक्षा नहीं हो पाएगी ना, इसलिए सड़क ऐसी ही बनने दो जो बने और टूटे और टूटे और बने। कितना दार्शनिक अंदाज है। आदि शंकर ने लिखा था कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। वही भाव ब्यूरोक्रेसी ने ले लिया, बनेगी तो टूटेगी, टूटेगी तो बनेगी। ऐसा कौन बनाना चाहता है जो नहीं टूटे? मसला यहां है। इसलिए मैं कहता हूं मिनिमम, ओपी सिंह जी, मिनिमम हस्तक्षेप व्यक्ति का होना चाहिए इस प्रक्रिया में, जो मानक हो, सार्वजनिक हो, देश प्रदेश भर जाने, जो रिक्तियां हो उन पर नई भर्तियां हो, नौजवानों को रोजगार मिले, और ये प्रक्रिया चपरासी से लेके चीफ सेक्रेटरी तक एक ही भाव में हो, ताकि समानता का सिद्धांत लोकतंत्र में स्थापित हो। ये उत्तर प्रदेश सबका है,
यहां गोविंद बल्लभ पंत से एक यात्रा शुरू हुई जिसमें इस वक्त योगी आदित्यनाथ हैं सामने। ये यात्रा अनंत है, चेहरे बदलते रहेंगे। उत्तर प्रदेश, मैं ये नहीं कहूंगा कि सब हो गया, सब तो कहीं नहीं होता। अमेरिका भी ये नहीं कहता कि हमारे यहां सब कुछ हो गया, नहीं, वहां भी कुछ करने को है, तभी तो सिस्टम चल रहा है। नहीं तो दरवाजा बंद करके सोने गए होते अमेरिका वाले। वो लोग भी संघर्ष कर रहे हैं, फिर हम तो उत्तर प्रदेश हैं। लेकिन जो मैंने एक उदाहरण दिया, मायावती जी के समय में जो एक्सप्रेसवे हमने शुरू किया, मैं पार्टी की बात नहीं करता, इसलिए मैं हमने का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। हम उत्तर प्रदेश के लोग, बी द पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश। वो 3 सरकारें लगी उसमें, तब जाके फीता कटा। दूसरी अखिलेश जी की सरकार आई, उससे बड़ा एक्सप्रेसवे एक ही सरकार में बन गया। योगी जी की सरकार आई, उससे बड़े 2 एक्सप्रेसवे एक ही सरकार में बन गए। क्या यह प्रगति नहीं है? मेडिकल कॉलेज की बात जो आनंद बता रहे थे, ठीक है, हमने देखा है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आगरा, कानपुर, केजीएमसी बात सर्व, और वो वहां इलाहाबाद में कमला नेहरू, बात खत्म। इधर आ जाओ तो बाबा राघवदास, या बनारस में क्या 25 करोड़ की आबादी के लिए उतना ही ठीक था? नहीं ना, 32 हुए, 75 तक जाना चाहिए। ये रास्ते ठीक हैं, इतना एहसास कमतरी और नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। हम तरक्की कर रहे हैं, लेकिन जहां पर सुधार की गुंजाइश हमेशा रही और इस सरकार में भी है। मैं ये बात जरूर कहूंगा, क्योंकि अगर मैं ये नहीं कहूंगा तो फिर मैं इस व्यासपीठ के साथ न्याय नहीं करूंगा। मेरे लिए व्यासपीठ है। मेडिकल कॉलेज बना देना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ ये सुनिश्चित करना होगा योगी जी को कि मेडिकल कॉलेज को चलाने वाला जो तंत्र है वो भी परफेक्ट रहे। दवाई मुफ्त मिले गरीब को अस्पताल में, जिला अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में, बहुत सुंदर बात है। हम इसीलिए टैक्स देते हैं कि गरीब को मुफ्त में दवा मिले। लेकिन अभी जो ब्रजेश पाठक ने छापा मारकर वो 16 करोड़ रुपए की एक्सपायरी दवा पकड़ी, ये अक्षम्य है। फांसी पर लटकाइए ऐसे चोरों को। आनंद दुबे, ये गोल गोल नहीं चलेगा इनमें। दवा खरीदी में घपला घोटाला कैसे स्वीकार हो जाएगा? 16 करोड़ का हमारा पैसा, टैक्स पेयर का पैसा पानी में गया। अस्पताल होना एक बात है, अस्पताल ठीक से चले वो दूसरी बात है। तो जो डे टू डे का जो संचालन व्यवस्था है उसमें मुझे लगता है अभी परफेक्शन लाना और जरूरी है। और योगी जी को डंडे की गति बढ़ानी होगी। भयबीन हो न प्रीत ना, भयबीन हो न प्रीत, ये तो करना पड़ेगा। बरसात आ रही है, आ गई, आ क्या रही है। एक बात कह रखता हूं, प्रस्ताव दुबे जी, मेरा प्रस्ताव सरकार में लोग सुन रहे हो, सोने में सुहागा, ना सुन रहे हो तो पहुंचाइएगा। जिस जिस नगर पालिका क्षेत्र में सामान्य बारिश में शहर डूब जाए, वहां नगर पालिका के प्रशासक, शासक, मेयर और नगर पालिका अध्यक्ष और जितने इंजीनियर हैं उन सबका तत्काल चालान काटिए। इसमें क्यों देरी हो? इसमें देरी की क्या बात भाई? इसके लिए पैसा जाता है ना, गाद हटाने के लिए। टप टप हुआ और शहर डूब गया, ये नहीं चलेगा। यह भ्रष्टाचार की खुली अभिव्यक्ति है भाई, शहर का डूबना। उनको जेल भेजो, उनको भी। और एक बात मुझे लगती है, जो बेसिक शिक्षा एक बड़ा विषय है। 2.5 करोड़ 3 करोड़ बच्चा गरीब परिवारों का, सामान्य परिवारों का सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है हमारे यहां।
बहुत बड़ा वर्ग है वो। वहां अध्यापकों की नई भर्ती को लेकर एक परिस्थिति का निर्माण हुआ, आंदोलन चल रहा है। केंद्र के आंकड़े बताते हैं वहां लाख सवा लाख पद रिक्त हैं। राज्य में बाबू कहते जी जरूरत से ज्यादा मास्टर हैं। ये रास्ता क्यों नहीं ठीक हो रहा भाई? ये अस्पताल, ये सरकारी स्कूल किसी की कृपा से चल रहे हैं क्या? ये टैक्स के पैसे से चल रहे हैं जनता के। इनमें अगर अध्यापक की जरूरत है तो शिक्षक भर्ती क्यों नहीं आए? उसके लिए किसी मुहूर्त की प्रतीक्षा क्यों हो? और मैं तो कहता हूं जो आफिया माफिया जिनकी जमीनें पर बुलडोजर चला रहे हैं योगी जी, उन सब में भी स्कूल खोल दो उन जमीनों में। दूसरी परिस्थिति बनती है, जूनियर एडेड स्कूल वाले के इम्तिहान में सब हो गया, परीक्षा भर्ती में उनका अपॉइंटमेंट लेटर अटका है और लटका है और भटक रहे हैं बच्चे। क्यों भाई? होमगार्ड वालों की कुछ जेन्युइन समस्याएं हैं लेकिन भटक रहे हैं। क्यों भाई? क्या उनके साथ एक हम टाइमलाइन तय नहीं कर सकते? मैं चाहूंगा, योगी जी से आग्रह करूंगा, एक टाइमलाइन तय कर दीजिए इन लंबित विषयों के लिए, अधिकारियों के लिए, कि या तो करिए या पद छोड़िए। ये अनंत काल तक विवाद पैदा करते रहेंगे क्या? शिक्षा मित्रों के साथ हम क्या करना चाहते हैं इसका निर्धारण होना चाहिए आज और अभी। 1,72,000 लोग हैं, उनका कोई तो रास्ता निकले भाई। अधिकारियों से कहा जाए कि भाई नहीं, इसमें गोल मोल जवाब मत दीजिए, सीधे सपाट एक रास्ता निकालना चाहिए। ये जो कुछ तमाम बुनियादी सवाल हैं, पुलिस में सिपाही के स्तर के, दरोगा कांस्टेबल और हेड मुहर्रिर के स्तर के जो पद हैं, उनमें जो सुविधाओं का संकुचन है, जो समस्याएं हैं, जो बैरकों की स्थिति है, जो उनकी ड्यूटी आवर्स की समस्याएं हैं, गृह मंत्रालय को एक जिम्मेदारी दी जाए कि भाई 1 महीने के भीतर इन समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। ये सब संचालन तंत्र से जुड़ी समस्याएं हैं। हम एक अच्छी बैरक बना भी दें, वो बुनियादी ढांचे का इंप्रूवमेंट वाले खाते में चला गया, बन गई, लेकिन फिर भी उसका मेंटेनेंस के लिए, संचालन के लिए तो यही लोग रहेंगे ना। उनमें प्रामाणिकता, पारदर्शिता और सक्षमता चाहिए। मुझे जो ओवरऑल अब दिखाई दे रहा है, 5 साल और 100 दिन की सरकार हुई, जब तक ये नहीं डिलीवरी मैकेनिज्म तो यही लोग तय कर रहे हैं ना, अधिकारी। यहां पर समस्या आ रही है। मैं तो बहुत शॉक्ड हुआ था जब मैंने सुना था कि 16 करोड़ की दवा पकड़ी गई, एक्सपायर हो गई, बटी नहीं, और अस्पताल में ननकू और रज्जाक घूम रहे हैं, पर्चा लिए, उनको दवा नहीं मिल रही। ये गौहत्या से भी बड़ा पाप है। शिक्षा मित्रों के घर में अक्सर सुनता हूं कि फांसी लगा ली, कोई कुएं में कूद गया, किसी ने जहर खा लिया। ये त्रासदी पूर्ण परिस्थितियां हैं। ये हमारे बच्चे हैं, इनके लिए कोई रास्ता हमको निकालना चाहिए। ये सब चीजें जरूरी हैं। एक और जेवर का एयरपोर्ट बनना भी जरूरी है, वहां भी हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन साथ में ये व्यवस्थाओं में सुधार भी जरूरी है। इसलिए मैं कहूंगा, योगी जी की सरकार से आग्रह करूंगा कि ब्यूरोक्रेसी की ऑयलिंग में अभी कमी है। जो जैसे आरपीएम सेट होता ना गाड़ी का, जरा भी आरपीएम गड़बड़ होगा दुबे जी तो फिर वो आवाज करती है गाड़ी, घड़ 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 घड़। ब्यूरोक्रेसी का भी आरपीएम सेट करना पड़ेगा। अभी वो स्मूथ फंक्शनिंग नहीं दिख रही। जो इच्छा, जो संकल्प मुख्यमंत्री का है वो नीचे के आदमी को यथावत प्राप्त हो तो ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा प्रशंसनीय होगा। इसलिए जो किया अच्छा, उसके लिए साधुवाद।
जहां कमियां हैं उनको हम दुरुस्त करें और हम सब मिलकर एक भव्य सामर्थ्यवान संपन्न उत्तर प्रदेश के निर्माण में अपने अपने प्रयास दे पाएं। भाई मैं बात राजेश पंडित जी आपसे शुरू करूं। आपकी बिरादरी को ये समय समय पर कौन सी हुड़क लगती है कि इस ढंग का कर्तव्य करने पे आमादा हो जाते हैं? मैं एमएफ हुसैन के समय में भी ये सवाल लेकर खड़ा था, मैं पीके बनी तब भी ये सवाल लेके खड़ा था, ओ माई गॉड बनी तब भी ये सवाल लेके खड़ा था कि दादा सारा क्रिएटिविटी इधर ही दिखाओगे क्या? किसी और धर्म के मामले में ऐसी कोई क्रिएटिविटी हुई है या हो सकती है? राजेश जी, देखिए, आपके जो सवाल हैं वो बिल्कुल सही हैं और सही बात को हमेशा सही कहना चाहिए, चाहे वो कहीं से भी आए जी। अब जैसे आपने पीके की बात कही या और कई आपने उदाहरण दिए, और अब हालिया जिस विषय पे आज हम बैठे हैं, तो मैं यहाँ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि पांचों उंगलियाँ बराबर नहीं होती और सभी जगह सभी तरह के लोग नहीं होते। तो सबसे पहले तो मैं दर्शकों से और आपके इस माध्यम से, आपके इस मंच से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहता हूँ अपने पूरे समाज की ओर से, मतलब कलाकार समाज की ओर से। और रही बात जहाँ तक कलाकारों की, तो अगर कोई सच्चा कलाकार है तो वो कलाकार तो समाज का को प्रतिबिंबित करता है, उसका एक आईना होता है। तो अगर इस तरह की, जिस तरह की पीके में दिखाई गई घटनाएं हैं या अब जो ये माँ काली के ऊपर इस तरह से इन्होंने किया है, तो वो अक्षम्य है। और मैं तो इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि ना जाने आपकी वाली बात जो आपने अभी अभी कही है, ना जाने हमारे कलाकार समाज में ऐसा क्या क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हैं लोग। इसको क्रिएटिविटी नहीं कहते, मैं इसको सिरे से इसका खंडन करता हूं। और अपने जो सचमुच क्रिएटिव हैं, जो सचमुच कलाकार हैं, मैं उनकी ओर से ऐसे कुकृत्य के लिए क्षमा चाहता हूं। जी। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये मैंने तो एक इधर के एक्सेंट में पढ़ा, यहाँ की जो उच्चारण शैली है, ये मैंने इसलिए पढ़ा श्लोक दुर्गा सप्तशती से। आपको पीछे ले जाता हूँ कुछ समय। पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव था। ममता जी अपने हर भाषण की शुरुआत से पहले इसको पढ़ती थी बंगला उच्चारण के साथ, इसलिए मुझे याद आ गया जी। और वो कहती थी कि मैं चंडी पाठ करती हूं। ठीक बात है, अच्छी बात है। काली के साथ को लेकर जो पोस्टर रिलीज हुआ, जगत जननी के साथ ये जो धृष्टता की गई, इस पर ममता जी का भी प्रखर विरोध आना चाहिए था, आया नहीं। उन्होंने चुनाव में तो जयंती मंगला काली कहा, लेकिन आज जब काली के साथ ये स्थिति पैदा की गई तो ममता जी को बोलना चाहिए था। भारत में ऐसी राजनीति होगी क्या? चुनाव में काली माता हो जाएंगी, उसके बाद छोड़ के चले जाएंगे। और महुआ मोइत्रा ने क्या कहा? वो लोकसभा की सदस्य है, उसने कहा कि मेरे लिए तो काली का मतलब खून पीने वाली, शराब पीने वाली। ये भाषा है, ये संस्कार है। ऐसा कहीं और बोलकर दिखाइए तो लगे कि हां साहस नहीं होगा। कंचन द्विवेदी जी, सारा क्या कानून व्यवस्था का इशू तो पैदा होता ही है, लेकिन मैं इसमें इस बात से बहुत संतुष्ट नहीं होता कि कोई एक गिरफ्तार हो जाएगा, जमानत हो जाएगी, बाहर जाएगा, नहीं। हमने मकबूल फिदा हुसैन के समय यही देखा, गिरफ्तारी हो जाएगी, वो देश छोड़कर चला जाएगा आदमी। ये तो खुद ही देश से बाहर है, लीना टोरंटो में है, कनाडा की नागरिक है जी। लेकिन ये चीजें लगातार हो रही हैं, लगातार हो रही हैं, इनसे मुक्ति कैसे मिलेगी? कंचन द्विवेदी जी सर, ये बड़ा कठिन आपने प्रश्न कर दिया कि इनसे मुक्ति कैसे मिलेगी।
ये तो समाज का ये जो आईना हो गया है, मैं कहूँ कि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए एक जी। प्रकार का प्रयोग हो रहा है। जैसे आपने सुना होगा, हमारे कानपुर में भी कहा जाता है और भी बहुत शायद पूरे भारत में ही ये बात कही जाती है कि भैया भोलेनाथ का प्रसाद है, भांग खाओ, गांजा पियो, प्रसाद है क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही ये भी एक प्रयोग है अवतार सर कि भाई देवी जी को सिगरेट लगा दो तो फिर सारे लोगों के लिए प्रमाणित हो जाएगा, सारे लोग उसका उपयोग कर सकेंगे और कहेंगे काली जी ने भी तो पिया है। एक पॉइंट। बाकी मुझे नहीं लगता कि जो काली को दर्शाने वाले लोग हैं, जो लीना लोग हैं, ये इनकी पूरी टीम है, उनको ये पता भी है कि काली किसे कहते हैं, काली का ये जो स्वरूप है वो क्यों अवतरित हुआ, किस लिए आया। भाई आप बुराई दिखा रहे हो, अगर आपने थोड़े भी गुण काली के दिखा दिए होते तब भी आपको वही सारी चीजें मिल रही होती जो आप पाना चाहती हैं। आप अच्छी चीजों को क्यों नहीं दर्शा रहे, आप बुराइयों को क्यों, जो समाज की बुराइयां हैं उसको लेकर देवी देवताओं को बदनाम क्यों करना। जो काली का असली स्वरूप है आपने वो क्यों नहीं उतारा फिल्म में। क्या कोई जानता भी है कि काली अवतरित क्यों हुई है, क्यों आई है। जो स्वभाव और जो स्वरूप काली का था वो तो आपने उतारे नहीं। रक्त बीज के संहार के लिए काली आई। ठीक है कंचन जी, आएंगे दोबारा मैं आपके पास। जो बात कंचन द्विवेदी के उसमें एक प्रतिवाद मैं करूंगा, फिर साध्वी विश्वरूपा जी के पास चलूंगा। उन्होंने कहा क्या उन लोगों को मालूम भी है? हाँ जी, उनको सब मालूम है। नहीं, हमारे आपके ऊपर सिनेमा क्यों नहीं बना दिए? हमारे आपके ऊपर सिनेमा बनाने में बिकेगा नहीं ना, वो सब जानते हैं। मकबूल फिदा हुसैन को झरना, पेड़ पौधा, पहाड़, दुनिया भर में प्रकृति में अनंत अनंत चीजें वो सब छोड़ के वही मिली थी बनाने की। हिंदू देवी देवताओं के नग्न चित्र इतना सरल नहीं है, और जो इसको सरलता की आड़ में हम निकलने भी नहीं देंगे चीजों को। सब जानते हैं इसीलिए करते हैं। नहीं तो गधा का फोटो लगा दो, कुत्ते का लगा दो, भालू का लगा दो, नहीं बिकेगा ना। साध्वी विश्वरूपा जी, बार बार ये सवाल खड़ा होता है कि ऐसे सारे प्रयोग हिंदू धर्म के प्रतीक, देवी देवता, अनुष्ठान, मान्यता, परंपरा, इन्हीं के साथ क्यों? सारी रचना धर्मिता, सारी क्रिएटिविटी के फोकस में यही क्यों रहता है हिंदू धर्म? ये बड़ा गूढ़ विषय है भाई, समझना पड़ेगा। बाकी आंख कुछ देखती नहीं। बिल्कुल जी जी, अमिताभ जी आपने बड़ा संवेदनशील एक प्रश्न किया है, और ये मुद्दा भी बड़ा ही मतलब इस पर बात करते हुए भी अंदर से आत्मा रो रही है। परंतु आप समझिएगा इसके पीछे की मानसिकता क्या है। एक तो आप समझिएगा, ऐसे लोग मानसिक रूप से बीमार हो चुके, वो नशे के इतने आदी है, शायद वो सोचने समझने की शक्ति खो चुके हैं। अगर दूसरा हम पॉइंट देखिए तो मेरी नजर में जिहादी लोग हैं। देखिए जो लीना मनी की बात करते हैं, कुछ दिन पहले इन्होंने मोहम्मद जुबैर के फेवर में इन्होंने एक मुहिम चलाई थी कि उन्हें रिहाई दिलाई जाए। तो यहीं से इनकी मानसिकता को देख लीजिए। इन्होंने जानबूझकर सोची समझी साजिश है। तीसरा पॉइंट अगर आप देखेंगे, इसमें जो सस्ती लोकप्रियता, इनको एक फिल्म कराने का, जो हिट कराने का बहाना है कि पहले ऐसे आपत्तिजनक ऐसे कार्य करेंगे, सब लोग हमारे आप जैसे लोग ये बात करेंगे और इसे हम हिट ही तो कर रहे हैं। आज सबसे ज्यादा लोग ट्रेंडिंग कर रहे हैं, सर्च मार रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। अगर हमने पीके के समय या उससे पहले जो संज्ञान ले लिया होता तो आज ये लीना मनी की इतनी हिम्मत नहीं होती। जी, दूसरा एक और बात हम आपको कहेंगे, बिल्कुल आप, ये स्पष्ट है, कोई मेरे समझाने आपके समझाने की बात नहीं है, हर किसी को नजर आ रहा है। ये जो सारी साजिश है हमारे सनातन धर्म के खिलाफ, जिनका पैसा लग रहा है, जहां से इन फिल्मों में पैसा आ रहा है, उनकी साजिश ही यही है। सनातन धर्म को बदनाम किया जाए, सनातनियों को भड़काया जाए, सनातनियों को उकसाया जाए। नुपुर शर्मा के एक बयान से तन से सर कलम करने वाली बात आई। तो अब मैं जानना चाहती हूँ कि अब उनकी सजा क्या होनी चाहिए, क्यों वो हिंदुओं को भड़का रहे हैं। और माँ काली के बारे में सब जानते हैं, मेरा अपना एक धार्मिक संगठन है। बिल्कुल मैं ऐलान करती हूँ कि अगर इस फिल्म पर रोक नहीं लगाई गई, देखने के बाद नहीं, बार बार मैं बयान देख रही हूँ कि इसको देखिए तो सही, इसमें ऐसा है क्या,
देखने से ही तो हिट होगी, देखने के लिए तो उन्होंने ऐसा कार्य किया है। जी पहले इसे प्रतिबंध करें, अन्यथा मेरे साथ 8,000 काली प्रतिदिन मेरे साथ रहती हैं, अगर वो आंदोलन पर आ गई, रोड पर आई, तो ये सब संभालना मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल ठीक बात। राहुल ईश्वर, एक बात मुझे हैरान करती है भाई, मैं सबसे ज्यादा जानूंगा सत्यनारायण कथा के बारे में, हनुमान चालीसा के बारे में, नवदुर्गा के बारे में, दिवाली, होली, दशहरा के बारे में, है ना, क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग उसी उसमें हुई ना। मकबूल फिदा हुसैन साहब का मैं बड़ा सम्मान करता होता है, एक चित्रकार के नाते, बड़े चित्रकार थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो जिस धर्म में उनका जन्म हुआ और अपब्रिंगिंग हुई, ज्यादा जानकारी उनके पास उसकी रही होगी ना। उसका कोई फोटो उनने कभी नहीं बनाया। सीनरी इधर वालों को बनाई, बताइए, ये तो और गजब है। सीनरी अपने वालों की बनानी चाहिए थी, जिनको ज्यादा जानते थे। नहीं, मैं रोजा के बारे में वो सारी व्यवस्थाएं नहीं जानता ना, लेकिन दिवाली पूजन कैसे होता है जानता हूं। तो हुसैन साहब अपना घर छोड़ के इधर झंडा गाड़ दिए, ये क्या मसला है भाई? अनुराग जी, इसके 4 पॉइंट ये है कि जी रेस्पॉन्स, लिबर्टी के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, क्रिएटिविटी के साथ सेंसिटिविटी होना चाहिए। मैं और हमारा ग्रुप केरला हाईकोर्ट में एमएफ हुसैन के खिलाफ गया और हमने केस भी जीता 2017 सितंबर में। हमने ये किया क्योंकि जैसे आपने कहा, हम कोर्ट में भी यही कहा कि हम एमएफ हुसैन जैसे एक पेंटर को सम्मान करता हूँ, मगर उसका कई सारा ऐसा पेंटिंग्स है जो हेट पेंटिंग्स है, जो हिंदू धर्म को डेनिग्रेट करता है। सिमिलरली लीना ने भी यही किया, उन्होंने एक हेट पोस्टर का रिलीज किया। वो हेट पोस्टर के तहत हम हिंदू धर्म, हिंदू भारत संस्कृति, माँ काली, सभी को डेनिग्रेट किया। माता काली हो, प्रॉफेट मोहम्मद के बीवी हजरत आयशा हो, या होली मदर मेरी हो, सभी आइकनों को रेस्पेक्ट कर देना चाहिए। अगर नहीं रेस्पेक्ट हुआ तो 153, 295A हमारे आईपीसी में जो सेक्शन है, उसके तहत उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लीगल एक्शन होना चाहिए। इसलिए एक तरफ अवेयरनेस, दूसरी तरफ लीगल एक्शन। और भारत की संस्कृति ये है कि हम सभी धर्म को रेस्पेक्ट करता है। विवेकानंद या श्री रामकृष्ण परमहंस सभी काली पूजक थे। श्री रामकृष्ण परमहंस काली के पुजारी भी थे। तो काली माँ हमारा सबसे बड़ा आइकन में, डिविटीज में, देवनामों में एक है। हम हिंदुओं को एक डिफेंड करने की एक प्लॉट है, ये जरूर इसे प्रोटेक्ट कर देना चाहिए, मगर एक मॉडरेट तरीके से, एक स्ट्रॉन्ग और फर्म तरीके से प्रोटेक्ट करें। इंडियन हाई कमीशन कनाडा में उसके खिलाफ एक एक्शन लिया, सिमिलर एक्शन लेना चाहिए। और हिंदुओं को जो भी इंसल्ट करेगा उसको एक रिस्पॉन्स देना है, एक ठीक तरीके से। राहुल बाबू, मसला इतना सीधा नहीं ना, मुश्किल ये है कि एक सीरीज है। मुझे याद आता है कई वर्ष पुरानी घटना स्मरण में आ गई तो बोल देता हूं। जयपुर में एक प्रदर्शनी लगाई गई, वहां भी हुआ कि जी इनके दिमाग में कला आती है इन लोगों के, ये बड़े रचनात्मक लोग हैं, क्रिएटिव, सो कॉल्ड क्रिएटिव लोग हैं। उनने क्रिएटिव क्या किया, कमोड में हिंदू देवी देवताओं की फोटो वाले वो लगा दिए। उसके बाद फिर वहां मारपीट हुई, झंझट हुआ, लाठी चली, डंडे चले, पत्थर चले। ये सारा बुद्धि विलास यही क्यों दादा भाई? ये प्रश्न मेरा ये है। हम सॉफ्ट टारगेट है सर, हम सॉफ्ट टारगेट है। नो, हम सर तन से विवाह करने के बाद कभी नहीं करते, हम सॉफ्ट टारगेट है। इसीलिए हमको इंसल्ट कर देना, पब्लिसिटी गैदर करना, गार्नर करना, एक प्लॉट सा हो गया है ये अर्बन नक्सल या लेफ्ट लिबरल्स, अल्ट्रा लेफ्ट लिबरल्स के लिए। इसीलिए हमें एक स्ट्रॉन्ग मॉडरेट रिस्पॉन्स देना है और लीगल तरीके से भी एक्शन लेना है, ताकि ये स्यूडो सेक्युलर, स्यूडो लिबरल लोग हिंदुओं को एक पंच बैग की तरह ना देखें। साध्वी विश्वरूपा, क्या उदार होना, सहिष्णु होना कमजोरी है? क्या गलत है? या जानबूझकर आप इतने बड़े वर्ग को उदारता और सहिष्णुता के सदियों के अनंत काल से चले आ रहा जो उसका स्वभाव है, उसको आप ढकेलना चाहते हैं कि नहीं, जिस रास्ते बाकी चल रहे तुम भी उसी रास्ते चलो? जी अमिताभ जी, और बिल्कुल कलयुग है, कलयुग इसे ही कहा जाता है, कालयुग अर्थात अंधेरा। तो बिल्कुल यहाँ पर जो प्रकाश दिखाएगा, तो ज्यादा जिसकी कहते हैं ना कि जो ज्यादा ताकतवर है उसी की जीत होगी।
अब अगर काला रंग ज्यादा है तो काले रंग की ही जीत होगी। बार बार अगर हम दया दिखा रहे हैं, अहिंसा की बातें कर रहे हैं, तो ये इस बात का फायदा उठा रहे हैं। आप बार बार देखिएगा। और सबसे ज्यादा जो भ्रष्टाचार है वो बॉलीवुड से, जो आज हम सीख रहे हैं, सारा मीडिया से देख रहे हैं। हमारा जो जितना युवा है या जो बच्चे हैं वो सब मीडिया से देख रहे हैं। तो बॉलीवुड में ही ये सबसे ज्यादा जो ये चल रहा है, तो इसका बहिष्कार करना बहुत जरूरी है। और बार बार जब हम बात करते हैं, क्योंकि ये माहौल ऐसा असुरक्षा का हो गया है, हमारे ऐसा संत हमें ये शब्द शोभा नहीं देते, परंतु ये शास्त्र के साथ साथ अब शस्त्र उठाने का समय आ गया है। आपने सभी ने गीता भी पढ़ी होगी। दुर्योधन को बार बार, धृतराष्ट्र को बार बार समझाया गया था कि पांडवों ने जाके समझाया कि आप कोई नहीं, ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा ना करे, और जो भी हमारे हिस्से का है दे दीजिए। बार बार उनसे प्रार्थना की गई, परंतु जब महाभारत होनी होती है तो प्रत्येक व्यक्ति धृतराष्ट्र बन जाता है। आज स्थिति वही है। आज ये उकसा रहे हैं। और दया और करुणा का मतलब ये नहीं होता है, दया का मतलब होता है दूसरे के प्रति दया करना। अपने प्रति हम अब दया कर रहे हैं तो अपने ऊपर ही कन्हैया लाल बनते जा रहे हैं। जी, ठीक बात। बड़ा प्रश्न है और विचारणीय प्रश्न है। सुनील जैन साहब, मुझे लगता है भारत में सुरक्षा, बड़े लोगों की सुरक्षा, व्यवहारिक सच ये है, सरकारों को लगता है, सब सरकारों को, कि पुलिस का मुख्य काम बड़े लोगों की सुरक्षा पर है। बड़े सुरक्षित रहे, बाकी तो सब कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। और जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। बोले ठीक है। बड़े नेता नगरी, ये दंड फंद वाले जो लोग हैं वो सुरक्षित रहे, उनके पीछे हमला चले। ये हमने कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक यही ट्रेंड देखा। जैन साहब, हमारे यहां जब माने ही है, जबकि मुझे लगता है ये पुलिस के मूल कामों में से बहुत छोटा सा हिस्सा है। हमारे यहां पुलिसिंग मींस प्रोटेक्शन टू वीआईपीज। जैन साहब, ठीक बात है। ये ऑब्जर्वेशन के एक तौर पर मतलब हम ये बात कह सकते हैं, लेकिन एलानिया तौर पर अगर हम कुछ देखेंगे, कुछ हम बेसिस रखेंगे इसका, तो जरा मुश्किल आएगी। वो कोई मानेगा नहीं। हकीकत भी हो अगर ये, तो वो कोई मानेगा नहीं। हमें एक रेटोरिक के तौर पर, हमें एक नारे के तौर पर ये बात तो कहनी ही पड़ेगी कि भाई पुलिस की जरूरत है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने की जरूरत है। लेकिन एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन ये किया जा सकता है कि सरकारें जो थोड़ी बहुत चिंतित रहती हैं कि कहीं कोई ऐसी स्थिति ना बन जाए कि उसकी छवि पर आंच आने लगे। अगर हम पहले के अनुभव देखें, जो भी क्राइम को लेकर, जो करप्शन को लेकर, जो एक एनार्की जैसी स्थिति को लेकर जो परसेप्शन सरकारों के लिए बनाए जाते रहे, तो वैसी स्थिति आजकल दिखाई नहीं देती। वो अगर वाकई वो स्थिति हो भी तो वो हमारे सामने नहीं है। मीडिया भी अब कोई बहुत ज्यादा क्राइम न्यूज पर ध्यान नहीं देता। उसको नहीं है, ऐसा लगता कि ये कोई सेंसेशनल बात है। तो हमें बिल्कुल हकीकत का अंदाजा नहीं है। और शायद सरकार निश्चिंत इसलिए है कि एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, ये थोड़ा एकेडमिक भी है और वो बहुत लंबी बातचीत की उसमें दरकार होगी, लेकिन एक सिर्फ रेफरेंस दिया जा सकता है कि सरकार शायद इसलिए निश्चिंत है कि उसके पास सोशल पुलिसिंग जो व्यवस्था है, हमारी सरकारी व्यवस्था, उसके इतर जो सामाजिक पुलिसिंग है, सोशल पुलिसिंग है, उसको लेकर कुछ निश्चिंतता दिख रही है कि वो जो गैर पुलिस वाले हैं वो पुलिस जैसा काम कर सकते हैं और बहुत कुछ वो संभाले हुए है। अभी अगर वो दंगे फसाद ज्यादा ना हो पाने की कोई स्थिति बन रही है कि भाई लोग दबे हुए हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो सोशल पुलिसिंग संभाले हुए है। अगर ये 20% अगर डेफिसिट है, जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट है पुलिस, ठीक। लेकिन जो बात अविनाश पाठक, मैं आपके पास आऊंगा, जो बात जैन साहब कह रहे, मैं उस बात से सहमत नहीं, संबद्ध नहीं हो सकता। ये खतरनाक चीज है। मैं सोशल पुलिसिंग को कैसे अलाउ कर सकता हूं? नहीं, एनार्की का मतलब सोशल पुलिसिंग हो जाएगी फिर तो। हर अनार्किस्ट कहेगा मैं आई एम नॉट एनार्किस्ट, आई एम ए सोशल पुलिसिंग वर्कर। व्हाट द हेल? ये कैसे हो जाएगा?
बोले हमने वहां 4 लोगों को खड़े देखा, हमने 10-10 डंडे दिए सब में। बोले क्यों? बोले हम सोशल पुलिसिंग कर रहे हैं, पुलिस की मदद कर रहे हैं। नहीं जी, इसके लिए कानून है, एक दंड संहिता है, एक न्याय की प्रक्रिया है। पाठक जी, ये तो और विचित्र स्थिति हो जाएगी फिर तो भाई देश में। निरंकुशता बढ़ेगी सर, इससे और कुछ नहीं होगा। और दूसरी चीज ये है कि ये चाहते हैं कि पब्लिक के बीच के आदमी आके और काम आसान कर दे। जो पहले जासूस नहीं रखे जाते थे, ये सोशल पुलिसिंग नहीं कर रहे हैं, ये अपने आदमी सब सेटिंग कर रहे हैं। वो मोहल्ले वाइज जो है कोई बवाल होता है तो वही सब आके और सब सेटिंग करते हैं, और यहाँ इकट्ठा होके उसके प्रॉपर चैनल सब माल ऊपर जाता है। ये सब सिस्टम है। सोशल पुलिसिंग क्या है? अगर पुलिस को ही कानून के तहत काम करने दिया जाए, इस समय तो जो सब काम हो रहा है वो लगता है कि प्रजातंत्र है ही नहीं, राजतंत्र चल रहा है। मुझे खर्चे उठा के ले गए, खर्चे रात को 12 बजे उठा के ले गए, और मैं ये आज तक साबित नहीं कर पाया। 2 साल हो गया कि पूरा गांव, पूरा क्षेत्र जुटा, यहाँ आए, कहे कप्तान साहब बुलाए, हमने कहा चलिए, मुझे क्या पता कि मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। और वहाँ FIR में लिख दिया थाने में कि ये पुलिस को भड़का रहे थे। अब रात को 12 बजे 1 बजे मैं जाके वहाँ, और FIR में ये भी लिख रहे हैं कि मेरे वो सूचना देने वाले ने, जो क्या बोलते हैं उसको, तो उसने सूचना दिया, यानी 12 बजे रात को सूचना देने वाला पुलिस का मुखबिर जो होता है वो थाने में बैठा है। तो ये सब समस्याएं हैं। कृष्ण पांडे, ये सो कॉल्ड मॉरल पुलिसिंग, मैं इसके पक्ष में कभी नहीं रहा। मॉरल पुलिसिंग वही कर पाएगा जो सत्ता प्रतिष्ठान के करीब होगा। रविंद्र पटेल मान लो मॉरल पुलिसिंग करा तो इन पे तो तत्काल इनका तो काम लग जाएगा क्या? खेत मकान बेच के मुकदमा लड़ते लड़ते पागल हो जाएंगे क्या? भाई मॉरल पुलिसिंग क्या है? बंगाल में तृणमूल वाला कर पाएगा, यूपी में भाजपा वाला कर पाएगा, बिहार में नीतीश बाबू की पार्टी के कर पाएगा, यही ना है पांडे जी? इसके अलावा कोई हो तो बताओ आप। भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी भी पुलिसिंग पर विश्वास नहीं करती है जो संविधान प्रदत्त, संवैधानिक प्रदत्त नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो पुलिस अधिकार है और जो पुलिसिंग सिस्टम है उसी पे कानून चलेगा। बाकी किसी दूसरे व्यक्ति की सोशल पुलिसिंग या ऐसी कोई पुलिसिंग की व्यवस्था नहीं है, और न हम विश्वास करते हैं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश संविधान से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, देश IPC CRPC से चलेगा, किसी सोशल पुलिसिंग से नहीं चलेगी। और भारतीय जनता पार्टी इसका कभी पक्ष नहीं लेती है। पटेल साहब, आपके क्या सद्विचार है सोशल पुलिसिंग पर? आप भी उद्धृत करो। मुझे कह रहे हैं सर जी? अरे सर, मैं तो इनसे, और ये जो सोशल पुलिसिंग का परिमार्जित शब्द है वो थाने के दलाल कहे जाते हैं, इससे ज्यादा और कहीं कुछ नहीं। जिनकी जितनी अच्छी साठगांठ उतनी अच्छी वो सोशल पुलिसिंग, उसको अवार्ड देंगे, पुलिस साइकिलिंग करेंगे, कंबल बांटेंगे। हमारे यहाँ मिर्जापुर सोनभद्र में तो नक्सल पुलिसिंग चलता है, वहां पे तो और बंडर बाट चल रहा है। सर कहने को ये, जो जितना बड़ा सोशल पुलिस वो उतना बड़ा थाने का दलाल, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ही कहा था कि भैया भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता थाने में ना जाए, थाने की दलाली ना करे। तो जब मुख्यमंत्री ही कह रहे हैं कि उनके कार्यकर्ता दलाल जैसे है या दलाल है, मैं उनकी बात को, उन्होंने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ना जाओ तो दूसरे दलों की दलाली बंद करेंगे हम। जब दूसरे दलों के दल है जो पिछले अस्पतालों के जेलों तक जो दलाली करते हैं, दलाली को हम बंद कर देंगे, बंद कर रहे हैं। क्योंकि यही है केरल, यही है भारतीय जनता पार्टी की नीति। पांडे जी, किस तरीके से आप बोल करके धमका रहे हो, बोलने नहीं दे रहे हो, मालूम है जो आपका टीवी चैनल है जिसको जनता ने बताई है कि वहाँ नहीं बोलने दे रहे हो, हद कर दिए हैं आपके चैनल के, मतलब धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये जब बोलने नहीं देंगे तो अभी बोलेंगे क्या? अभिव्यक्ति की आजादी भी नहीं है आपके चैनल में। मैं तो ऐसे को बोलूंगा पांडे जी एक मिनट, उनकी बात आ जाए फिर आप अपनी बात करना। पांडे जी एक मिनट रुकिए, पहले उनकी बात आ जाए रविंद्र की, फिर आप कहना। रविंद्र कंटिन्यू करिए भैया, कंक्लूड करिए रविंद्र। चाहता हूँ मेरे
डाले पूरा। नहीं नहीं नहीं, कंक्लूड करिए रविंद्र जी। बात है, बोलने नहीं दोगे आप? इतनी बड़ी दुस्साहस है आपको? आपस में संघर्ष नहीं करो भाई, आपस में संघर्ष नहीं करो, अपनी बात रखो जी। हाँ रविंद्र जी हमको आप बताओ भैया, बोलो। कि जब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता थाने पे ना जाए, दलाली बंद करे, और बड़े बड़े बैनर लगाए गए, हम आम जनमानस की क्या हैसियत है? हम विपक्षी लोगों की हैसियत ही नहीं कि थाने के अंदर जाए। और आपने इससे पहले ही कहा कि रविंद्र पटेल मुकदमा लड़ते लड़ते घर द्वार बिक जाएगा। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग एक तरह का थ्रेट और टेरर दे करके विपक्ष को और आम जनता को डरा के रखे हैं जी। ठीक, आगे बात रविंद्र आप रुकना होगा। कृष्णमोहन पांडे वो कह रहे हैं कि भाई विपक्ष तो डर के मारे नहीं जाएगा थाने में, पता लगा अंदर ही कर लिया, तब जाएगा वही जाएगा जो रूलिंग सिस्टम से कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा है। तो अगर मुख्यमंत्री जी ने कुछ कहा तो स्वाभाविक है उसी के लिए कहा। पांडे जी देखिए अमिताभ भाई, क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने पदाधिकारियों से अपने कार्य को करा लेता है, उसको कहीं दूसरे से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वसूली नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्तार अंसारी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अतीक अंसारी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ददुआ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई बड़ा क्रिमिनल हिस्ट्री वाला नहीं है, क्योंकि ददुआ, मुख्तार अंसारी, अतीक अंसारी और उनके लोग समाजवादी पार्टी उनके सहयोगी दलों के लोग थे। तो थाने में कौन जाएगा? यही लोग जाएंगे। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता छोटे मोटे उनके काम पड़ते जो अपने उच्च संगठन के लोगों से करा लेते हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा था कि इन लोगों की दलाली बंद करनी है। 27 वर्षों जिस तरह से उत्तर प्रदेश को दलाली का अड्डा बनाए थे, उनको बंद करना है। और उन्होंने कहा कि टेरर, साफ टेरर एक दिन में हमने नहीं उत्पन्न किया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने आप में टेरर उत्पन्न किया है। उसने आपको 14 हराया, 17 हराया, 19 हराया, 22 हराया, और ऐसे ही करते रहिए। 24 भी आगे। चुनाव छोड़ दो। शहर का, गांव का आदमी जब अखबार में पढ़ता है कि अब चिट्ठी निकली है कि भाई जो भी गड़बड़ घोटाले वाले लोग हैं उन सबको जबरिया बाहर कर दिया जाएगा, ठीक, फिर वो उस खबर के अंदर पढ़ता कि 1985 चिट्ठी चल रही है, ठीक, ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम 1985 से चल रहे हैं। तो वो सोचता है भाई हम तो जब जब कोई झंझट किसी ने कुछ कर दिया तो थाने गए तो बिना मिठाई के निपटे नहीं। तो 1985 से जो भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को निकालने का जो भागीरथ अनुष्ठान चल रहा है, तो ये फिर पैसा कहां से ट्रेवल कर रहा है सिस्टम में, ये नहीं आम आदमी सोचेगा। ओपी सिंह जी। आलोक जी, बहुत अच्छा आपने डिबेट का विषय रखा है जी। और जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो निर्णय लिया है विभागों के शुद्धिकरण के लिए 50 साल की उम्र के ऊपर यदि वो बेईमान है, कामचोर है, भ्रष्ट है, अयोग्य है, तो उनको सेवानिवृत्त देने का उन्होंने बात कही। अब इसके अंदर कई सवाल भी है और कई जवाब भी जी। इसके अंदर 3 बातें जो आपने उठाई बड़ी महत्वपूर्ण उठाई और होना भी चाहिए, और अगर नहीं हो रहा है तो शासन को, सरकार को उसमें रखना भी चाहिए। नंबर 1, जिस व्यक्ति को आप सेवा से निवृत्त कर रहे हैं उसकी कोई नियमावली होनी चाहिए जो सार्वजनिक होनी चाहिए। अमुक तरह के लोगों की सेवाएं समाप्त की जाएंगी। नंबर 2, ये सिस्टम जिनके नाम के पहले सरकारी शब्द लगा, चाहे वो सचिव हो और चाहे लेखपाल हो, सब पर यह लागू होना चाहिए। और नंबर 3, ये तीनों सुझाव आपके अच्छे लगे। तीसरी बात कि जितने लोग इस तरह के लोग चिन्हित करके इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होती है और सेवानिवृत्त किए जाते हैं, उतने लोगों खाली स्थानों पर उतने नौजवानों की भर्ती की जाए ताकि हमारी नौजवानों को सरकारी नौकरी का लाभ मिल सके, ईमानदार और कर्मनिष्ठ और तेज लोगों की भर्ती हो सके, जिससे हमारा। लेकिन देखिए, सरकारी में जब घर में किसी की नियुक्ति होती है तो घर में बाजा बजता वैसे जैसे पहले किसी को लड़का पैदा होता, इसलिए कि सरकारी शब्द का द्वितीय अर्थ है हमारे हिसाब से।
नंबर एक, सेवा भाव। चाहे जिस रूप में आप सेवा भाव करें, और नीचे से ऊपर तक देखिए तो ऐसे अधिकारी चिन्हित हैं। आप इतने दिन के पत्रकार खुद जानते हैं कौन आईएएस बहुत ईमानदार है, कौन कर्तव्यनिष्ठ है, कौन दिन रात मेहनत करता है। और आप ये भी जानते हैं कि सरकारी माने लूटपाट। जितना जल्दी गरीबी दूर हो सके, जितना जल्दी हम इस दौड़ में लखपति से करोड़पति बन जाए। और कई आईएएस के हैं तो छापा मारा गया तो पता चला कि साहब वो 70-80 करोड़ जी हाँ कैश मिला है। अब सवाल ये उठता है, क्या इस भ्रष्ट लोगों को इस सिस्टम में रखा जाए या भ्रष्ट लोगों को निकाला जी? नियम भी बनता है, आपने बताया जैन साहब ने 85 का नियम है। अब सवाल उठता है नीयत का। जिसकी सरकार और सत्ता है जी, क्या जातिवाद के आधार पर हम बच जाएंगे? क्या हम किसी को पैसा लेन देन करके बच जाएंगे? क्या हम जुगाड़ से बच जाएंगे? या उस मानक की, जिस मानक की आप चर्चा करते हैं, उस मानक में आने के बाद हम नहीं बचे? साफ साफ बात। तो हम समझते हैं कि ये आदेश बहुत पुराना है, सरकार ने 5 जुलाई को किया है। इसकी जो मंशा है वो साफ होनी चाहिए। और आपने देखा है कि हम नहीं कह सकते कि 100% सफाई होगी, लेकिन अगर हम 40% भी कर सके और उन भ्रष्ट और बेईमान आईएएस से आईपीएस को हम बर्खास्त कर चुके हैं, पीपीएस और पीसीएस को, और ये मालूम होने पर कि इन्होंने ये गड़बड़ी, भारी गड़बड़ी की है, तो इस सरकार में जितने लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, मैं ये नहीं कर रहा हूं सबके खिलाफ, दूध का धोया नहीं, ठीक है। हाँ, लेकिन इतना कह सकता हूं कि सिस्टम को सुधारने में जितना इस सरकार में अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, वसूली तक की प्रक्रिया शुरू हुई है, जेल जाने और एनएसए लगाने तक की प्रक्रिया हुई है। भगवान करे ये आगे चले, सख्ती से चले। ठीक है। राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी इस सिस्टम के शुद्धिकरण, देखिए बदलाव बहुत जरूरी है। हमारी मानसिकता अभी गतानुगत को लोग है, जो जैसा चल रहा चलने दो, लूट रहा लूटते। ओपी सिंह जी एक सेकंड, ठीक है ओपी सिंह जी आएंगे दोबारा आपके पास। जैन साहब, मैं एक और, आपने कहा कि आप ऐसी कई कमेटियों के हेड रहे हैं, आगे भी कमेटी बनेगी, आप ही लोग रहेंगे। मैं एक अपनी सामान्य बुद्धि से एक छोटा सा व्यवहारिक उपाय बताऊं भ्रष्ट लोगों को पकड़ने का, जिसमें न्यूनतम मेहनत पड़ेगी क्या, और 100% खराब भ्रष्ट निकलेगा क्या। 99 वाला नहीं बताऊंगा उपाय। कोरोना किट है, घुमाया, उसमें डाला तो रिजल्ट सीधा आएगा साहब। नोएडा के कुछ सेक्टर, लंबी कहानी छोड़िए, देश दुनिया, पेरिस, हांगकांग, नोएडा कुछ सेक्टर और लखनऊ का एक खास इलाका जो मायावती जी के बाद से डेवलप हुआ समय से, क्या वहां की कोठियों का आंतरिक मूल्यांकन करवा लीजिए और भैया तनख्वाह देख लीजिए कितनी मिली अब तक, पता लग जाएगा। तनख्वाह तो छुप नहीं सकती ना, वो तो स्टेट बैंक में, ट्रेजरी में आती है। झालर इंग्लैंड की, डाइनिंग टेबल न्यूजीलैंड से आई, ठीक, कुत्ता बिल्ली तक विदेशी पाले हैं। वो लोग किस लिस्ट में आते हैं उसके लिए जांच की जरूरत नहीं, आंख से जाके देख लो तो पता लग जाएगा। उनसे पूछ लो कि भैया तुम सीडीओ थे, कितनी तनख्वाह मिलती तुमको। तो इसका कोई होगा, बोले सांप की खाल का जूता पहन रहे हैं भैया, और गुची कौन कौन के झोला लिए बैग। इतनी तनख्वाह तो उत्तर प्रदेश में मिलती नहीं किसी को। जैन साहब, डीजीपी को भी नहीं मिलती, चीफ सेक्रेटरी को भी नहीं मिलती। फिर ये जो भैया लोग मौज ले रहे हैं, इन ये किस राजाज्ञा में कवर होते हैं? नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है, ये भी कवर होने चाहिए और इनके ऊपर इनकी कड़ी निगरानी होनी चाहिए। विजिलेंस डिपार्टमेंट इसीलिए बना है
नहीं, विजिलेंस वाले की भी मकान तो देखो ना भैया, उसके हाथ में जो 3 लाख की घड़ी वो कहां से आई? विजिलेंस का बाबू कितनी तनख्वाह पाता है? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, ये बात ये होनी चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि 50 वर्ष नहीं, वो तो हमारे यहाँ जैसे सिस्टम है पुलिस में कि वृहद दंड और लघु दंड, ये सब निरंतर प्रक्रिया जारी रहती है। और बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, डिप्टी एसपी हैं, कांस्टेबल्स हैं, जो कि 50 से पहले भी सेवानिवृत्त किए गए हैं, बर्खास्त किए गए हैं सर्विस से। और ये प्रक्रिया हमारे यहाँ जारी रहती है। बहुतों को लघु दंड मिलता है, बहुतों को वृहद दंड मिलता है। उसमें वृहद दंड में कई प्राविधान हैं, किसी का वेतन वृद्धि रोकी जाती है। ये सारी बातें भारी भारी हैं, बृहद दंड, लघु दंड, और जो कुछ उन्होंने अभी तिवारी जी ने और कठिन कठिन शब्द बोले थे। मैं तो बहुत सामान्य बात कहता हूं, आप नोएडा के किसी सेक्टर, हम लोग बाद में तय कर लेंगे जिस दिन ऐसा कोई सरकार मंशा बनाएगी, क्या गाड़ी रोकिए, 1000 मीटर के प्लॉट में कोठी बनी है, क्या काली सफारी पहने 20 लोग वॉकी टॉकी लिए घर के बाहर खड़े, भैया बंजर भूमि विकास में है, अवर सचिव और प्रमुख सचिव क्या क्या होते हैं, क्या तनख्वाह तो सबको मालूम है किसकी कितनी है? नहीं, ये कहां से बना इसका कोई उत्तर मुझे नहीं देता। ये तो सब बताते हैं कठिन कठिन शब्द, राजाज्ञा, शासनादेश, ये वो, दिस दैट, ब्ला ब्ला, लेकिन कोई ये सामान्य आदमी तो ये पूछ रहा है कि वो कहां भैया का फार्म हाउस कैसे बना, वो हमें कोई बताता नहीं। जूनियर इंजीनियर रहे लेकिन फार्म हाउस चीफ सेक्रेटरी टक्कर के बनाए हैं, वो किस धारा में कवर होंगे, उसके लिए कौन सी चिट्ठी निकलेगी, हम उस चिट्ठी को ढूंढ रहे हैं। जैन साहब, नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, ये होना चाहिए। इसके लिए प्रदेश बदनाम रहा है और मैं समझता हूँ इसके लिए बड़े कड़े मेजर्स लिए जाने चाहिए, चाहे वो 4th क्लास एम्प्लॉय हो, चाहे IAS IPS ऑफिसर हो, सबके लिए नियम बराबर होने चाहिए। और जो कोई जी जैन साहब, नोएडा अथॉरिटी, गाजियाबाद अथॉरिटी, लखनऊ अथॉरिटी है प्राधिकरण, ये टकसाल हैं क्या? सर्वलक्ष्मी सिद्ध योग है यहां, किसको नहीं मालूम? ये कोई नई बात बता रहा हूं मैं, किसको नहीं मालूम? आपको भी मालूम था जब आप पोस्ट पे थे, हरिशंकर तिवारी को भी मालूम है, OP सिंह को भी पहले भी मालूम था, पत्रकार थे तब भी, और आज भी मालूम है। किसको नहीं मालूम? हरिकिशोर तिवारी, मैं ये समझना ये चाह रहा हूं, आप भी नेता हैं समाज इसके, वो आदमी मैं ढूंढ रहा हूं जो महासंघ चलाए, या DGP हो या चीफ सेक्रेटरी हो, जो अपने मातहत के यहां जाए या उसका मातहत उसके घर आए मिठाई लेके, तो वो उसके हाथ की घड़ी देखकर उससे पूछ पाए कि भैया ये कहां से लाए तुम, ये तो तुम्हारी तनख्वाह की नहीं लग रही ना, हैसियत ही नहीं तुम्हारी, तो ये चिट्ठी पिट्ठी की जरूरत नहीं पड़ेगी हरकिशोर तिवारी जी। लेकिन जब आप ये पूछोगे आप उससे छोटे वाले से कि गुरु एक हमारे लिए भी मंगाओ, तो ये चिट्ठियां क्या करेंगी? वो ला देगा। नहीं, चिट्ठियां क्या करेंगी? चिट्ठी को मतलब है ACP CPC, आप क्या क्या बता रहे थे, माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय कौन कौन कोर्ट क्या क्या सब अंग्रेजी में बता रहे थे, फिर उनका कोई मतलब है नहीं? मतलब देखिए, ये व्यवस्था ऊपर से नीचे तक आती है। एक कॉनिकल सिस्टम हमारे देश में, प्रदेश में है कि एक ऊपर अधिकारी बैठता है और उसके नीचे तमाम सारे कॉनिकल में बैठते चले जाते हैं। अगर एक आदमी ईमानदार हो के बैठेगा, छाती ठोक के कहेगा कि मैं ईमानदार हूं और नीचे ईमानदारी होनी चाहिए, तो हम समझते हैं निश्चित रूप से ये होगा। हमारे एक अधिवेशन में राम नायक जी आए थे, उन्होंने कहा था कि भाई भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक जाता है, ऊपर पहले हमको बंद करना पड़ेगा। ये बड़ा बड़ा अखबारों में, लखनऊ में छपा था उस टाइम पे, अधिवेशन के टाइम। तो निश्चित रूप से जो इन्होंने कहा कि भाई ये सेवा भाव का है, इन्होंने कहा ठीक है, पांडे जी ने कहा सेवा भाव का है, तो राजनेताओं का किस भाव का है? उनका सेवा भाव का नहीं है क्या? ये भी तो पब्लिक देखती है ना, ये भी सब लोग देखते हैं कि राजनेता अगर गलत कराएंगे नीचे तक और वो पॉलिटिकल लेके काम कराएंगे, उनसे गलत काम कराएंगे, तो निश्चित रूप से वो भी करेंगे, फिर कोई रोक नहीं सकता किसी को भी। आज एक IAS का प्रशासनिक अधिकारी का कोई गलत काम होता है, फर्रुखाबाद में तमाम बच्चे मर गए, आपने देखा 30-40 बच्चे मर गए थे एक बार, और अरविंद वहां वो थे DM साहब थे, और उनको वहां से हटाकर दूसरा जिला दे दिया गया DM बना के। तो आपने कहा खराब है और उसके बाद अच्छा जिला फिर दे दिया उसको, तो कहां सुधार होगा? वो वहां से हटके दूसरी जगह जाएगा, वहां भी गंदगी फैलाएगा। तो उसको कहीं ना कहीं इस तरह से सब लोगों को अलग हटके, उसके अलग ऊपर उठके, जब ऊपर से नीचे तक देखेंगे आप कि ऊपर से शक्ति हो और नीचे तक जाए, तो हम समझते हैं कि इन दंडों का उपयोग होगा और उनका काम होगा और उनको आप निकाल पाएंगे। और जहां तक बात यह है कि अभी तक 10 वर्षों में मैं देख रहा हूं
मुश्किल से अगर 100 लोग निकाले गए होंगे पूरे उत्तर प्रदेश में तो 100 लोग ही निकाल पाए होंगे आप। तो ऐसे करके प्रभाव डालना, दबाव डालना, ये सब ठीक नहीं है।